हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की 3 रिएक्शंस के बारे में, स्लो, फास्ट, मॉडरेट। स्लो तो हमने देख लिया था रस्टिंग ऑफ आयरन, कि कैसे किसी आयरन पे रस्ट आती है तो वो धीरे आती है, कुछ महीने ले सकती है, आधा साल ले सकती है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो फास्ट होती है, कुछ रिएक्शंस मॉडरेट भी हो सकती है। अब जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल लूँ तो जैसे मान लो वाटर है, और वाटर के अंदर अगर मैं NaCl डाल दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्टी वाटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सॉल्टी वाटर बन जाएगा। पहले जो डाइल्यूट वाटर था, सिंपल वाटर था, अब उसके अंदर मैंने NaCl ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्टी वाटर बन जाएगा। अब ये जो पानी के अंदर नमक डालूंगे ना, इसमें भी एक रिएक्शन हो रही होगी। कौन सी रिएक्शन, वो देखो H2 है, वाटर का फॉर्मूला H2। अगर इसको हम आयंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अगर हम इसको आयंस में तोड़ दे, डिसोसिएट कर दे, तो H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। और NaCl है, N प्लस और Cl माइनस। इसको अगर आयंस में डिसोसिएट करें तो N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में होगा। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, जब किसी कंटेनर में हम दोनों को डालेंगे और आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। जैसे मान लो कि H प्लस है और Cl माइनस, ये Cl क्या करेगा, इस पॉजिटिव के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा। ये Cl क्या H पॉजिटिव Cl के साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ रिएक्शन करेगा। और Na पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, OH के साथ रिएक्शन करेगा। Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो जब वाटर के एक कंटेनर में, वाटर में जब NaCl डालते हैं तो इसके अंदर एक रिएक्शन हो रही होती है। इसको हम, इसमें आयंस का ट्रांसफर भी होता है। जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर में। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें आयंस का ट्रांसफर होता है। तो जब हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है वाटर NaCl का, तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है ना, वैसी होती है। N किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव के साथ। और जो ये H प्लस है, ये Cl के साथ Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, N प्लस OH। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बनाएगा बेसिक, एक बनाएगा बेस और एक बनाएगा एसिड। लास्ट में जब OH दिख जाए तो वो क्या बनाता है, बेस। और जब स्टार्टिंग में H दिख जाए तो वो क्या बनाएगा, एसिड। HCl काफी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, जो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। अब ये जो रिएक्शन, अब इसके अंदर, अब मैंने ये सब इसीलिए बताया क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि ये भी क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है वाटर की और NaCl के, तब जाके हमें ये सॉल्टी वाटर मिल रहा है। तो ये क्या, एक तरीके की फास्ट रिएक्शन बोल सकते हैं उसको। देखिए इंस्टेंट नहीं होती, हमें उसको मिलाना पड़ता है, भूनना पड़ता है, इस पर एक्सटर्नल कुछ वर्क करना पड़ता है। इंस्टेंट नहीं होती। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो इंस्टेंट हो जाती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जिनमें कुछ टाइम लग सकता है। हम इसको एक तरीके से मॉडरेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं और फास्ट भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। अब इधर एक वर्ड आया था रेट ऑफ, यानी केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैं पहले वो समझा देती हूँ। देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा। जैसे मान लो कि ये टाइम, और ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट वो होंगे, रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट जैसे आयरन था और ऑक्सीजन, ये जब आपस में मिले तो फेरिक ऑक्साइड बना दिया, जिससे हमें क्या मिला, जंक मिला। जंक लग गया लोहे पे, मान लो ये रिएक्शन है। तो ये दोनों आपस में मिलकर, यानी रिएक्टेंट, दो से बढ़ के भी 3 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट का। अब जैसे मान लो कि हमने कोई भी, हम लैब के अंदर, लेबोरेटरी में जब हमने रिएक्शन चालू की तो हमारे पास कोई भी 2 रिएक्टेंट थे। मैंने कोई भी 2 रिएक्टेंट ले लिए, जैसे मान लो N2H2 ले लिया और मुझे बनाना क्या है, अमोनिया बनाना है। मुझे अमोनिया बनाना है। अब मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मैंने लिया और मुझे अभी तक इसका प्रोडक्ट नहीं मिला। मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन है, अमोनिया मैंने अभी तक बनाया नहीं है। और टाइम T 0 सेकेंड, जैसे मानो मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया। अब N2H2 आपस में मिलकर अमोनिया बनाएंगे। वो कब बनाएंगे, जब मैं रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगी। और रिएक्शन स्टार्ट करूंगी, इस पे कोई ना कोई फैक्टर्स, अब एक बात उसमें और लिखी थी, ये फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। जब इसको सूटेबल फैक्टर्स मिलेंगे तभी तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा।
तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मैं मिलाऊंगी अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। मान लो जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं कर रखी, रिएक्शन मैंने स्टार्ट नहीं कर रखी, ये 0 सेकेंड पे है, तो जब स्टार्ट ही नहीं हो रखी तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, प्रोडक्ट होगा 0 ग्राम, प्रोडक्ट 0 ग्राम होगा। और रिएक्टेंट कितना होगा, जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 250 और 250 ग्राम लिया, तो मान लो 500 ग्राम, ठीक है, ये 5 ग्राम स्मॉलेस्ट टर्म लेते हैं, 5 ग्राम मेरे पास क्या रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट मेरे पास 5 ग्राम है। जब मैं रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगी, जैसे मान लो T2 सेकेंड, अब रिएक्शन स्टार्ट कर दी मैंने, अब जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट कर दी तो रिएक्टेंट 5 ग्राम नहीं रहेगा, रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, जैसे मान लो रिएक्टेंट 3 ग्राम हो जाएगा। अब रिएक्टेंट 3 ग्राम होगा तो बचा हुआ 2 ग्राम किधर गया, वो जाएगा प्रोडक्ट के पास, बचा हुआ 2 ग्राम प्रोडक्ट के पास जाएगा। प्रोडक्ट के पास कैसे गया, इधर 3 ग्राम इधर 2 ग्राम। अब आप एक चीज देख रहे हो कि बैलेंसिंग है, इधर 5 और 0 कितना था, 5 था, इधर 3 + 2 कितना है, 5 है। ये कैसे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा है कि ना तो हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम, जैसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा, वैसे एनर्जी को भी ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम पा सकते हैं, ना ही खो सकते हैं। वैसे ही मास का भी होता है कि ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम इसको रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं कर रखी थी, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर रखी थी 0 सेकेंड पे 5 ग्राम था, प्रोडक्ट में बिल्कुल कन्वर्ट ही नहीं हुआ। जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट की तो 3 ग्राम रिएक्टेंट हो गया और 2 ग्राम, यानी रिएक्शन स्टार्ट हो गई, प्रोसीड हो गई। जब 3 ग्राम से 3 ग्राम रिएक्टेंट बचा और 2 ग्राम प्रोडक्ट बन गया। अब जब मैं रिएक्शन को टाइम हो जाएगा, मान लो रिएक्शन 5 सेकंड पे गई, रिएक्शन 5 सेकंड में जाएगी तो रिएक्टेंट 0 ग्राम हो जाएगा, रिएक्टेंट 0 ग्राम हो गए, अब पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा 5 ग्राम। मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों कितने थे, 2.5 ग्राम थे, ये कितना था 5 ग्राम। अब मुझे अमोनिया मिला, वो कितना मिला, अमोनिया मुझे कितना मिला, ये भी 5 ग्राम मिला। अब ये बैलेंसिंग नहीं है तो इसको मैं बैलेंस कर सकती हूँ, ये बैलेंस हो गया, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन सही नहीं होती है। रिएक्टेंट इक्वल प्रोडक्ट, यानी जितना हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, अगर हम रिएक्टेंट नाइट्रोजन, अगर हमने 2 नाइट्रोजन लिए हैं तो हमें प्रोडक्ट में भी 2 नाइट्रोजन मिलने चाहिए। अगर हमने रिएक्टेंट में 6 हाइड्रोजन लिए तो प्रोडक्ट में भी 6 हाइड्रोजन मिलने चाहिए। तो केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन में क्या देखा कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ही तो चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो रिएक्टेंट हो रहा है डिसअपियर और प्रोडक्ट हो रहा है अपेयर, रिएक्टेंट डिसअपियर एंड प्रोडक्ट अपेयर। अब हम इसके पढ़ेंगे स्टेटमेंट और इसके एक ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम रिएक्शन रेट की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो कंसंट्रेशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। जैसे हमें अमोनिया का फॉर्मेशन करना था, अमोनिया बनाना था, तो हमने क्या लिया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया था। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। जब तक रिएक्शन चालू नहीं थी, T = 0 सेकेंड, यानी रिएक्शन बंद थी, मैंने रिएक्शन चालू नहीं की थी, तब तक रिएक्टेंट तो हमने जितना लिया उतना था, बट जो प्रोडक्ट था वो 0 था। जैसे मैंने रिएक्शन स्टार्ट की, टाइम जैसे जैसे टाइम बीता, टाइम गुजरा, वैसे वैसे रिएक्शन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा था। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा था तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो उनका एडिशन था वो एक दूसरे के इक्वल था, और उधर एक लॉ लग रहा था, कौन सा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लग रहा था। तो जितना रिएक्टेंट था उतना प्रोडक्ट, जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट हमें मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने रिएक्टेंट 5 ग्राम लिया और मेरे को प्रोडक्ट 10 ग्राम मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन लगेगा इस पे। अब देखो रिएक्शन रेट क्या थी, रिएक्शन रेट द चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है द चेंज इन कंसंट्रेशन, the change in concentration of reactant and product with respect to time is called rate of reaction। यानी जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो चेंज होती है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमने अभी देखा था कि कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की चेंज हो रही थी। पहले रिएक्टेंट 5 ग्राम था,
t इज इक्वल 0 सेकेंड पे। फिर जब मैंने टाइम बढ़ाया, रिएक्शन स्टार्ट की, तब रिएक्टेंट कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया और प्रोडक्ट 3 ग्राम हुआ। और जब और टाइम बढ़ाया तो रिएक्टेंट 0 हो गया, प्रोडक्ट 5 हो गया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहे, स्टेटमेंट इंग्लिश में तो समझ आ गया, अब हम इसको पढ़ना मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैपिटल आर से शो करते हैं। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे तो देखो, माइनस डेल ए अपॉन में डेल टी इज इक्वल डेल बी अपॉन में डेल टी। ये क्या लिख दिया, ये तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। तो सबसे पहले देखो, ये जो डेल है इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, और इस डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस। इसको हम लिखते हैं चेंजेस के लिए, एक्सप्रेस किया जाता है चेंजेस के लिए। ए क्या है, ए है रिएक्टेंट, ए क्या है रिएक्टेंट, और बी क्या है प्रोडक्ट, बी है प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट क्या है, माइनस का सिंबल क्यों लगाए, रिएक्टेंट क्या है, माइनस का सिंबल इसीलिए लगाए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपॉन में टाइम भी लिखा है कि जैसे जैसे टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ जो रिएक्टेंट होगा वो कम होता जाएगा, जो रिएक्टेंट होगा वो कम होता जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम बी जो प्रोडक्ट होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे टी इज इक्वल 0 सेकेंड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट 5 ग्राम था और प्रोडक्ट 0 ग्राम था, ठीक है जी। अब जैसे मैंने टी इज इक्वल 0 सेकेंड से टी मैंने 2 सेकेंड किया, टी 2 सेकेंड किया, तो जैसे मान लो रिएक्टेंट है वो 2 ग्राम हो गया और जो प्रोडक्ट है वो 3 ग्राम। एक टाइम ऐसा आया टी इज इक्वल 5 सेकेंड, टाइम और बढ़ गया, टाइम बढ़ा, जब मैंने इसके फैक्टर्स को बढ़ाया तो रिएक्टेंट कितना हो गया, रिएक्टेंट हो गया 0 ग्राम और प्रोडक्ट हो गया 5 ग्राम। ये हमें, तो अब हम इससे क्या समझ रहे हैं कि जो रिएक्टेंट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जो रिएक्टेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम, और प्रोडक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है। तो रिएक्टेंट क्या कि मैंने नेगेटिव सिंबल लगा दिया, और प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव लगाओ या नहीं लगाओ, नेगेटिव नहीं तो वो पॉजिटिव ही है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये इसको हम इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यूनिट के बारे में कैसे, अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला में क्या लिखूंगी, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने इसका लिखा फॉर्मूला, ठीक है। मुझे इसकी यूनिट निकालनी है। अब जो कंसंट्रेशन है, पूरा लिख देती हूँ, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम लेंगे मोलारिटी में, कंसंट्रेशन को मोलारिटी में ले। अब जो बच्चा मोलारिटी नहीं जानता वो सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन के चैप्टर में मैंने मोलारिटी बताया है, और वैसे भी 11th क्लास के टर्म में तो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं हो सकता कि मोलारिटी नहीं जानता होगा। तो जो कंसंट्रेशन है उसको हम लेंगे मोलारिटी में। मोलारिटी कैसा यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स, और अपॉन में सेकंड। टाइम कैसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये है इसकी यूनिट, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब कंसंट्रेशन चेंज होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मैथमेटिकली इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। नेगेटिव क्यों लगाए, क्योंकि रिएक्टेंट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होता जाता है और प्रोडक्ट होता है वो बढ़ता जाता है। यूनिट मैंने बता दी, फॉर्मूला होगा इसका चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फॉर्मूला इसका कंसंट्रेशन का मोलारिटी में लेते हैं, मोल लीटर इनवर्स, और अपॉन में कंसंट्रेशन का हो गया मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का हो गया सेकंड, अपॉन में, और जब ये टाइम ऊपर जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यानी जो केमिकल रिएक्शन की रेट होती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है जो ये फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो रिएक्शन थी अमोनिया वाली, हमने अमोनिया बनाया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाया, जो इसकी रिएक्शन थी, किन किन फैक्टर्स पे रिएक्शन डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट क्या होता है, ये भी एक नया वर्ड है, कैटलिस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जितने भी 6-7 फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में।